और आइए अब देखते हैं 20 मिनट 20 खबरें। आदत बड़ी खराब है भैया, सबसे बड़ी शराब है। इतनी बड़ी कि इंसान इसकी लत चूहे को भी लग जाती है। ऐसी लत की चूहे ने कोई 1-2 बोतल नहीं बल्कि 60 बोतल शराब डकार ली। सुनकर हैरत में पड़ गए तो जरा इस खबर को देखिए। ये चूहा है, ये वही चूहा है जो शराबी बन बैठा है। चूहे के गैंग ने थाने में रखे 60 बोतल शराब को गटक लिया। अब इसे देखकर कहेंगे कि छिंदवाड़ा में चूहों की आदत हुई खराब और पी गए थाने में रखे 60 बोतल शराब। बता दें कि एमपी में चुनाव है, आचार संहिता भी लगी हुई है। इस दौरान पुलिस वालों की धड़ पकड़ जारी है। पुलिस लगातार सर्चिंग कर अवैध शराब को पकड़ रही है। इस शराब की बोतलों को थाने के मालखाने में रखा जाता है ताकि न्यायालय के सामने सबूत के तौर पर इसे पेश किया जा सके। ऐसा ही कुछ हुआ था, शराब की बोतलें रखी गई थी। अब चूहे की मौज हो गई और चूहे ने थाने में रखी हुई 60 बोतल शराब को गटक लिया। पुलिस जब मालखाने में गई तो शराब की खाली बोतलें मिली। फिर क्या, पुलिस हैरत में पड़ गई। जांच हुई और ये तलाशा गया कि आखिर बोतलें गई तो गई कहां। आखिर में पता चला कि इन बोतलों को चूहे ने गटक लिया। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया चूहे की गिरफ्तारी के लिए और अब चूहा गिरफ्त में है। ये तो एक चूहा है, बाकी अभी फरार हैं जिसकी तलाश जारी है। ये ग्वालियर चंबल का मूड वाकई ऊर्जा से भरा हुआ है। एक तरफ ठंड की दस्तक और दूसरी तरफ सियासत के मैदान का पारा हाई। भले ही कूल का मौसम आ गया, लेकिन चुनावी समर के बीच गर्माहट बरकरार है और माहौल गर्म तब ज्यादा हो जाता है जब देश के पीएम प्रदेश पहुंचते हैं। विपक्षियों पर एक एक निशाने उनके पसीने छुड़ा देता है। एक बार फिर उनकी बातें विपक्षियों को परेशान कर रही होंगी। इस बार पीएम दमोह पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया और एक के बाद एक कई बार किए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश से एक ही झूठ बार बार बोलती आ रही है, गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। लेकिन कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। बीजेपी सरकार में देश गरीबी से बाहर निकल रहा है। जब 2024 में बीजेपी की सरकार आई तो उस समय हमारा देश पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था, लेकिन अब दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने अपने भाषण में एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले से लेकर चंद्रयान तक की बात की। साथ ही कहा कि पीएम के मन में एमपी है और एमपी के मन में पीएम। सड़क पर हंगामा, एक दूसरे से गिद्ध की तरह मारपीट करते लोग, लाठी डंडों से वार और इस बवाल पर मची चीख पुकार। तस्वीरें महाकाल की नगरी उज्जैन की हैं, जहां आतिशबाजी को लेकर जमकर विवाद हुआ। महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक चौक में आतिशबाजी करने की बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते लात घुसे और डंडे चलने लगे। इस पूरी घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी लगने के बाद महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सड़क पर मारपीट कर रहे लोगों पर बलवा जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। अब इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। महाकाल थाना पुलिस मामले की वीडियो के आधार पर जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। जिस आदमखोर की तलाश हफ्तों से थी, आखिरकार वो पकड़ा गया है। अब लोग राहत की सांस लेंगे। बड़े से लेकर बच्चों तक के मन से भय निकलेगा। दरअसल सिवनी में लोगों और मवेशियों पर हमला करने वाले बाघ को वन विभाग ने पकड़ लिया है। बाघ करीब 1 महीने से 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। बाघ को पकड़ने के लिए लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी था। वन अधिकारियों के मुताबिक बाघ का लगातार सर्चिंग जारी था। मंगलवार को बाघ की लोकेशन मिली थी। इसी आधार पर बाघ का रेस्क्यू करने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद बाघ को ट्रैकुलाइज कर जंगल से बाहर निकाला गया।
बाघ का रेस्क्यू करने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वन विभाग के मुताबिक पकड़ा गया बाघ नर है और उसकी उम्र करीब 13 साल है। अब उसका हेल्थ चेकअप करने के बाद उसे शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बीते एक हफ्ते से प्रदूषण लगातार गंभीर होता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों के बाद भी AQI की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। केजरीवाल सरकार ने गंभीरता को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया है। वहीं अब एनजीटी ने भी स्वतः संज्ञान लिया। एनजीटी ने 7 राज्यों के खराब AQI पर स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बढ़ते AQI पर चिंता जताई है। एनजीटी ने 7 राज्यों से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। एनजीटी ने 7 राज्यों के मुख्य सचिवों, CAQM चेयरमैन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेंबर सेक्रेटरी और राष्ट्रीय कार्य बल के सदस्य सचिवों से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ ही एनजीटी ने 7 राज्यों से 10 नवंबर तक की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। अब एनजीटी में मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। एमपी में 17 नवंबर को मतदान है। युवा मतदाता और 80 से नीचे के वोटर वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। तो वहीं 80 साल के ऊपर के लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारी की है। अब 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग डाक से मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार ये सुविधा दी है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। इसी सिलसिले में रसिंहपुर के करेली में मतदान दल के राजनीतिक पार्टी के अधिकृत अभिकर्ताओं के बीच डाक मत पत्र द्वारा 7 मतदाताओं का मतदान संपन्न कराया गया। पहली बार मिली इस अनूठी सुविधा का लाभ लेकर मतदाता खासे उत्साहित नजर आए और साथ ही इन बुजुर्गों का संपूर्ण परिवार इनके जोश के साथ दिखाई दिया। मोबाइल मतदान दल के समक्ष नरसिंहपुर विधानसभा की करेली के महेंद्र वार्ड के चौधरी राजेंद्र सिंह व बुजुर्ग महिला श्रीमती भवरी देवी ने भी स्वयं के निवास स्थान पर मतदान किया। गाड़ियों के उड़े पर खच्चे, सड़क पर पड़ा मलबा, घायल लोग। तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि खतरनाक दुर्घटना हुई है। ये तस्वीरें कोंडा गांव की हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। NH30 पर ट्रक और बुलेरो की जबरदस्त टक्कर हुई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग निर्वाचन कराकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान NH30 पर एक ट्रक और बुलेरो आपस में टकरा गई और बुलेरो की एक हड्डियां टूट गई। उसके मांसपेशियों में चोट आ गई। ना उसका हाथ यानी कि स्टीयरिंग सही रहा और ना ही उसका पैर यानी कि पहिया। बुलेरो के शरीर का एक हिस्सा कर्रा उठा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग शिक्षक थे। जैसे ही इस हादसे की खबर लगी, ग्रामीण से लेकर प्रशासन तक रेस्क्यू में जुट गया। तो वहीं हादसे को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तारीख 31 अक्टूबर, ये वो दिन था जब बिलासपुर वासियों को बड़ी सौगात मिली थी। अपने शहर से हवाई सफर करने का मौका मिला था। शहर के लोग सालों से इस सफर के लिए सपना देख रहे थे। सपने साकार तो हुए, लेकिन हफ्ते भर में ही उनके हवाई सफर के सपने पर ब्रेक लग गया। दरअसल 31 अक्टूबर को बिलासपुर से दिल्ली के लिए शुरू हुई हवाई यात्रा बंद हो गई है। सीधी हवाई यात्रा को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने रूट को अप्रूवल देने से इनकार कर दिया। साथ ही नई दिल्ली, प्रयागराज, बिलासपुर रूट को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसके बाद हवाई यात्रा फिलहाल बंद करने का फैसला लिया गया है। अब हवाई यात्रा बंद होने का विरोध भी देखने को मिल रहा है। जन संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार और अलायंस एयर कंपनी के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ करने का फैसला लिया है।
जंगलों से घिरे और जीव और जानवरों से भरे छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बार फिर सनसनी फैल गई। दरअसल शहर के रिहायशी इलाके में 5 फीट लंबा एक अजगर दिखा। अजगर बरटोली मोहल्ले के पास दिखा था, जो एक घर के अंदर घुस रहा था। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची स्नेक कैचर की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देवास में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा में कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय के उस प्रण को तुड़वाया जिसमें उन्होंने सोनकच्छ में कथा न कहने का प्रण लिया था। दरअसल कथावाचक रामकृष्ण ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बयान से आहत होकर प्रण लिया था कि वो सोनकच्छ में कथा नहीं कहेंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कथावाचक के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि अब आप कथा कहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जिरवाय में कथावाचक के समक्ष कुबेरेश्वर धाम के पंडित और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को असली संत नहीं बताया था। कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय उनकी इस बात से आहत थे। एमपी में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। इस बार झाबुआ से 5 किलोमीटर दूर करडावद में सड़क हादसा हुआ, जहां एक बस ने दूसरी बस को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत तो ये रही कि किसी की जान पर नहीं आई। हालांकि हादसे में कई यात्री घायल जरूर हुए। सड़क दुर्घटना के वक्त सड़क पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेंड्रा मरवाही में एफएसटी टीम ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान तंबाकू गुटखे से भरे 3 कंटेनर जब्त किए गए हैं। ये कंटेनर दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए निकले थे, पर दस्तावेज और कंटेनर की जांच के दौरान करीब 45 लाख रुपए के तंबाकू के गुटखे बरामद हुए हैं। फिलहाल सही दस्तावेज नहीं होने के चलते एफएसटी की टीम ने गुटखा तंबाकू से भरे 3 कंटेनरों को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए जीएसटी टीम के हवाले कर दिया है। बता दें कि जिले के दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है। इन कंटेनरों को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा कबीर चबूतरा में रोका गया, जहां उसकी जांच के दौरान छानबीन की गई तो उसमें से राज निवास ब्रांड का गुटखा और तंबाकू का जखीरा बरामद हुआ। सूत्रों की माने तो ये तीनों कंटेनरों से गुटखा बिलासपुर लाया जा रहा था, लेकिन कबीर चबूतरा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर जीपीएम प्रशासन की टीम ने तीनों कंटेनर को रोक लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बुंदेलखंड के लोग अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को समेटे हुए हैं। तीज त्योहार पर सदियों से चली आ रही परंपराओं को आज भी बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे ही दीपावली हर्ष उल्लास उमंग का त्योहार है, जिसमें लोग छोटी छोटी सी खुशियां भी बड़े ही चाव से साझा करते हैं। दिवाली पर कुम्हार, बढ़ई, लोहार, सेन, माली, रुई वाला आज भी अपना सामान लेकर गांव-गांव, घर-घर पहुंचते हैं और अपना सामान देते हैं। ऐसे ही दिवाली पर घर-घर पौनी देने की परंपरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गांव-गांव घूमकर घर-घर देसी रुई दी जाती है। इसके बदले में उन्हें गेहूं या चावल दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग दिवाली पर जलाए जाने वाले दीपक में बाजार से बत्ती के लिए रुई नहीं खरीदते हैं। वे गेहूं के बदले मिलने वाली इसी पौनी के बत्तियों से बनाते हैं और दिवाली के दिन दीपक जलाते हैं। वहीं इसको लेकर ग्रामीण बताते हैं कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता 14 साल बाद वनवास से अयोध्या वापस लौटे थे, तब वहां पर बड़ा ही भव्य उत्सव मनाया गया था। तब से अब तक इस तरह की परंपराएं चली आ रही हैं। पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी जड़ी बूटियां आज भी मौजूद हैं, जो अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करने में कारगर सिद्ध होती हैं। उन्हीं में से एक है सफेद मुसली, जो आमतौर पर घने जंगलों में पाई जाती है। यह एक औषधीय जड़ी बूटी है, लेकिन भारत के कई राज्यों में अब इसकी खेती होने लगी है।
पाउडर और कैप्सूल के रूप में इसका सेवन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कहां और कैसे सफेद मूसली की खेती होती है और उपयोग के लिए किस प्रकार तैयार होती है। बता दें कि सफेद मूसली का नाम सुनते हैं लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है कि यह सिर्फ शक्तिवर्धक जड़ी बूटी है जो सेक्स पावर बढ़ाती है, जबकि सफेद मूसली शारीरिक शक्ति बढ़ाने के अलावा कई बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है। सर्दियों के मौसम में इसका सेवन करने से शरीर की कमजोरी तो दूर होती है, साथ ही गठिया, डायबिटीज, यूटीआई इत्यादि बीमारियों को दूर करने में भी उपयोग है। सफेद मूसली का उपयोग आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। बता दें कि भारत के अन्य राज्यों सहित मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 21 किलोमीटर दूर ग्राम रायबिरपुरा में सफेद मूसली की खेती होती है। बता दें कि 1 एकड़ की फसल पर 5 लाख रुपए तक कमाई हो रही है। साड़ियाँ तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन सागर में राजस्थान उत्सव प्रदर्शनी में आई कश्मीरी ब्लैकबेरी साड़ी लोगों का मन मोह रही है। इन साड़ियों को पहनने के बाद महिलाओं को सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। हैंडलूम से बनाए जाने के बाद भी मशीन से अच्छी फिनिशिंग और शाइनिंग दी गई है। बता दें कि इस साड़ी की खास बात यह है कि इसका कपड़ा ईरान से आता है, फिर कश्मीर में इस पर कढ़ाई की जाती है। इसमें जो गोल्डन रंग के धागे से होने वाले काम को तिला वर्क कहते हैं और जो काले धागे का इस्तेमाल होता है उसे नीडल वर्क कहते हैं। एक साड़ी को तैयार करने में कम से कम 25 दिन का समय लगता है। बता दें कि कश्मीरी साड़ियों को लेकर सागर आए व्यापारी बताते हैं कि वह पिछले कुछ सालों से देश के अलग अलग राज्यों में जाकर कश्मीरी साड़ियों का काम कर रहे हैं। कश्मीरी ब्लैकबेरी साड़ी को इसी साल लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 18,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक है। इसको घर पर आराम से धोया जा सकता है। यह साड़ी रोजाना इस्तेमाल करने धोने पर भी कम से कम 5 साल तक ऐसे ही चमकती रहेगी। सर्दी के दिनों में पहनने पर इसमें ठंड का एहसास कम होगा। बता दें कि कश्मीरी साड़ियों में यही सबसे महंगी साड़ी है, जो हैंडलूम से बनी सबसे सस्ती साड़ियों में 800 रुपए से लेकर 25,000 तक की रेंज में साड़ियों की सीरीज उपलब्ध है। इस प्रदर्शनी में शिनान, लिनन, पश्मीना, सिल्क, मलबरी सिल्क, कोसा सिल्क, ओरगेजा, ट्रशर सिल्क सहित अन्य वैरायटियों में साड़ियां उपलब्ध हैं। दया और करुणा ऐसे गुण हैं जिनकी बुनियाद पर किसी के साथ भी अपनत्व का रिश्ता कायम हो जाता है। इंसान और जानवर दोनों ही इस भाव के भूखे होते हैं और जब इस तरह के भाव के साथ इंसान और जानवर का मिलाप होता है तो वह नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। ऐसा ही एक रिश्ता हिरणों के साथ राजस्थान के नागौर जिले के श्री बालाजी की एक बेटी के साथ दिखता है। नागौर के श्री बालाजी गांव की रहने वाली पूजा बिश्नोई द्वारा वन्य जीव, जंतु व पक्षियों की सेवा पिछले 5 वर्षों से कर रही हैं। पिता के द्वारा वन्य जीवों की सेवा की जाती थी तो बचपन से वन्य जीवों के प्रति लगाव हो गया। बता दें कि पूजा बिश्नोई की वर्तमान समय में जीव दया प्रेमी, पशु प्रेमी की एक पहचान बन चुकी है। यहाँ पर पूजा के द्वारा निस्वार्थ भाव से बेजुबान जानवरों की सेवा की जाती है। जानवरों की मरहम पट्टी करना तथा पूजा के द्वारा जानवरों के बीच बैठकर घंटों तक समय व्यतीत करना इत्यादि पूजा के द्वारा वन्य जीवों के उपचार का कार्य डॉक्टर मनोज गोदारा से प्राथमिक उपचार करना सीखा। वहीं इस दौरान पूजा बताती हैं कि यह कार्य मैंने वर्ष 2019 से आरंभ किया। बता दें कि आसपास के क्षेत्र से हिरण यहां पर घायल अवस्था में आते हैं तो उनका प्राथमिक उपचार पूजा के द्वारा किया जाता है। यदि ज्यादा आवश्यक होने पर पशु विशेषज्ञ को बुला लिया जाता है। मेरठ से ये बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक आवारा कुत्ते ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। उसके पैर को बुरी तरह से नोच डाला। घटना 28 अगस्त की है, जब कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया था। इसके बाद घर वाले बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन घर वालों का आरोप है कि बच्चे को टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया गया। बच्चे की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। 70 दिन तक बच्चा तड़पता रहा, जिंदगी से जंग लड़ता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। घटना मेरठ की सूर्यपुरम कॉलोनी की है। 11 साल के दुष्यंत की जान नहीं बच पाई। उसके पूरे शरीर में रेबीज का इन्फेक्शन हो गया था। दुष्यंत की मौत के बाद से घर वाले गमगीन हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि दुष्यंत अब इस दुनिया में नहीं है। दुष्यंत को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। ये कुत्ते के हमले का इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में एक 14 साल के बच्चे की रेबीज से मौत हो गई थी।
कुत्ते के काटने के बाद अगर इंजेक्शन ना लगाया जाए तो रेबीज होने की आशंका बढ़ जाती है। देश भर में कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की ऐसी दहशत है कि गली सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। दिन के उजाले में ही कुत्ते हिंसक होते जा रहे हैं। लड़की के घर पर बारात आई हुई है, लेकिन यहाँ पर तो हंगामा बरपा हुआ है। लड़का और लड़की पक्ष के बीच में गर्मा गर्म बहस चल रही है। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट गई। लड़की के घर वालों के मुताबिक दहेज में बाइक ना मिलने से दूल्हा भड़क गया। आरोप है कि दूल्हे ने लड़की के घर वालों से मारपीट की, वहां पर मौजूद महिलाओं के साथ में बदसलूकी भी की। ये भी आरोप है कि उसने तमंचा निकाल लिया। बाइक के अलावा कूलर, वॉशिंग मशीन के साथ में कोट पैंट की भी मांग की गई थी। बरेली के सिरोली कस्बे का मामला है, जहां पर सिरोली के रहने वाली लड़की का रामपुर के शाहबाद के युवक से निकाह होना था। 6 नवंबर को बारात आई। लड़की पक्ष ने बारातियों की जमकर खातिरदारी भी की, लेकिन दहेज पर दोनों पक्षों की ठन गई।